मेरा नाम सायरा है। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बारात आने ही वाली थी। मेरी छोटी बहन मरियम तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब मरियम का नंबर था, इसीलिए हर किसी की नजर अब मरियम पर थी। मेरी शादी मेरे खाला जान से हो रही थी। बस इसी दिन मेरी फूफो ने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया, तो वो अपने बेटे इफ्तिखार की शादी मरियम से ही तय करेंगी। शादी में मरियम बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद फूफो ने अपने बेटे इफ्तिखार से बात की, तो इसने भी माँ के फैसले पर खुशी का इजहार किया। हम चारों बहनों में बला शुबा अल्लाह ताला ने मरियम को सबसे ज्यादा हुस्न की दौलत से नवाजा था। मेके में शादी के बाद हमारी पहली दावत फूफो ने की और अपने फैसले से आगाह किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है फूफो कि आपने मरियम को बहू बनाने का इरादा किया है, वरना ये दिन लड़कियों को कब जल्द अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इन दिनों वो ज्यादा अमीर ना थी, लेकिन हमसे खुशहाल थी, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को 6 वर्ष से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। मेरी वालिद सरकारी महकमे में क्लर्क थे। इन दिनों क्लर्क की तनख्वाह कम हुआ करती थी और ईमानदारी के सबब हमारा गुजारा वालिद साहब की तनख्वाह पर मुश्किल से होता था। बस सफेद पोशी का भरम कायम था, लेकिन कुछ पसे अंदाज ना कर सके थे। अब्बू की बाद हमने कठिन वक्त देखा, मगर अम्मी ने सफेद पोशी का भरम कायम रखा। अम्मी ने लोगों के कपड़े सिलाई करके हमें जवान किया था। फूफो ने जब मरियम का रिश्ता मांगा तो अम्मी बहुत खुश थी। फूफो के बेटे इफ्तिखार से हो गई तो अम्मी की फिक्र में कमी आ गई। अब अम्मी मुतमिन थी, क्योंकि बाकी दोनों छोटी बेटियां अभी बहुत छोटी थी और वो दोनों पढ़ रही थी। एक छठी और एक 7वीं क्लास में थी। इफ्तिखार का मुस्तकबिल रोशन था। इसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। अम्मी से कहा गया कि जो ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देकर शादी की तारीख रख देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। इफ्तिखार भाई के फाइनल पेपर्स हो चुके। इन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, अच्छी नौकरी मिलने की जल्द तवक्को है। मुलाजमत मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम को अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। अम्मी चुपके चुपके थोड़ा बहुत जेज बनाने लगी थी। इन्हीं दिनों इफ्तिखार को अचानक बैरून मुल्क जाने का चांस मिल गया। वो इस मौके को गंवाना न चाहता था और मरियम को इसकी जुदाई के अंदेशे डराते थे। मरियम ने बहुत सी ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि लड़का बैरून मुल्क चला गया तो वहीं का होकर रह गया, वहां किसी और से शादी कर लेगा। मंगेतर जब मनकूहा इंतजार की आग में जलती रहेगी। वालदा ने फूफो से बात की तो वो बोली, देखें, मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। बस एक दफा इफ्तिखार को जाने दें, हमें मजीद 1 साल का वक्त दे दें। 1 साल बाद आएगा, तब तक हम भी शादी की तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। फिक्र न करो भाभी, 1 साल तो पलक झपकते गुजर जाता है। मैं जबान देकर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। फूफो की तसल्लियों पर अम्मी ने इत्मीनान कर लिया। इफ्तिखार बैरून मुल्क चला गया और मरियम के इंतजार में अपने अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। इफ्तिखार भाई ने सऊदी अरेबिया जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। इसका एक गैर मुल्की कंपनी से 3 साल का माहिदा हो गया। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और वो तकरीबन सारी कमाई घर भिजवा रहे थे। इस कमाई से इनकी घरेलू हालात खूब से खूब तर होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। इनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। अब जब भी फूफो हमारे घर आती, इस किस्म की बातें जरूर करती कि फलां ने अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है, लोग सोच समझ कर रिश्ते करते हैं। कभी कहती, दुल्हन वालों की तरफ से सास और नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। लड़की वालों की तरफ से मैं एक शादी में गई तो लड़की वालों ने फ्राक ली, पर हैरान रह गई कि उन्होंने सास को 10 तोले के कड़े और हर नंद को 2-2 तोले के कड़े दिए और तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से बेटियां रुखसत करते हैं। अम्मी इनकी बातें सुनती तो दिल थाम देती। सोचती जी, इनको क्या होता जा रहा है। क्या दौलत आ जाने से इंसान के मिजाज इतने बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश रहती। कभी फुप्पो को कोई जवाब ना देती, बस कहती थी कि देखती हूँ कि आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। फिर एक दिन अम्मी को इन बातों का मकसद समझ में आ गया, क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी। वो जब भी आती रही, तरह तरह की नई नई बातें करती, ताकि अम्मी का दिल किसी तो और बुरा हो जाए। जब फूफो आती, मेरा दिल सन्नाटे में आ जाता। ये जाने अब क्या कहने आई है। अम्मी बेचारी इनकी खूब खातर तवाज़ो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से इनके लिए खाना ले आती और साथ में मीठे में आइसक्रीम लाजमी लाती, क्योंकि फूफो को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज्जत और तकरीम में भी हमारे घर वाले कोई कसर ना उठा रखते,
कि होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। इस तरह 1 साल गुज़र गया और 1 साल बाद इफ्तिख़ार घर आ गया। फूफो ने इसका दिल हम लोगों से फेरने के लिए अपनी तरफ से झूठी बातें सुना दी और कहा कि जब से तुम बाहर गए हो, वो लोग अजीब-अजीब शर्तें कह रहे हैं। लगता है मरियम हम का रिश्ता हमसे भी ज़्यादा अमीर ख़ानदान में करना चाहते हैं। लालच में आ गए हैं या शायद रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब इफ्तिखार ने कहा कि मैं खुद जाकर ममानी से बात करता हूँ। इफ्तिखार के तेवर देखकर फूफो सहम गई। कहा ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हें इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, तुम मामला और ख़राब कर दोगी और हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शराइत की बात कर रही हैं तो कुछ भी हम भी कुछ शराइत लगा देंगे। वो खुद ही राय रास्त पर आ जाएंगे। इतने अरसे मंगली रही, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। अगर बेटी का रिश्ता किसी और जगह करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते। इफ्तिखार को ये सुनकर बुरा लगा। इसने माँ से ज्यादा बात करने की जरूरत महसूस ना की। वो तो आया ही इसी वास्ते था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था। इन्हीं दिनों मालिक मकान ने अम्मी को मकान खाली करने का कह दिया, क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी जान ने वो मकान खाली किया और वो एक दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सारी ख्वातीन अम्मी से ही कपड़े सिलवाती थी। जहाँ आकर माली हालात और भी खराब हो गए। वहाँ किसी से भी वक्फियत ना थी। वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में 2 प्लाट किस्तों पर खरीदे थे, जिनकी किस्तें उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अदा कर दी थी। अम्मी का ख्याल था कि एक प्लाट को फरोख्त करके दूसरे पर मकान तमीर करा लेंगे। छोटे भाई की आखिरी तालीम से साल था। अम्मी को इंतजार था कि वो मुलाजमत पर लगे तो फिर एक प्लाट बेचकर इस रकम से दूसरे पर घर तमीर करा लेंगे। फुफ्फो ने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने बेटे की शादी किसी और जगह करेंगी, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राजी ना था। फुफ्फो दिल में इरादा कर चुकी थी कि जो भी हो मैं ये रिश्ता तोड़ के रहूंगी। देखती हूँ कैसे शादी होती है ये। फुफ्फो ने दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। बेटे के कहने पर फुप्पो शादी की तारीख लेने आ गई। साथ ये भी सुना गई कि अब हमारा सोसाइटी में खास मकाम है। देखो लड़की को खाली हाथ न भेज देना, वरना लोग बातें बनाएंगे और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा, वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया। अम्मी ने इनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया। उन्होंने भाई ने कहा कि अम्मा आप फिक्र ना करें, एक प्लाट बेच दें और फूफू की हैसियत के मुताबिक मरियम की शादी करें, ताकि इनकी जग हंसाई ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो मकान को तमीर करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगा। इस वक्त बेटी की जिंदगी और खुशी का मामला था। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का था, इसका मुस्तकबिल ताबनाक था। वालदा ने कुछ गौर होश के बाद भाई को प्लाट फरोख्त करने की हदायत कर दी। भाई ने भाग दौड़ करके प्लाट को औने पौने बेच दिया कि मरियम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वालदा ने फुफ्फो और इनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर के कंगन भी बनवा लिए। इनका ख्याल था कि ये सब करके बेटी के लिए जिंदगी भर के अनमोल खुशियां खरीद लेंगे। इधर मरियम माँ की फिजूल खर्ची पर सुलग रही थी, तो उधर इफ्तिखार के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि इसकी वालदा साहिबा क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। मरियम मायूं का बटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई। ढोलक की थाप पर इसका दिल यूं धड़कता था जैसे इसे इसकी आवाज में तोपों की घुन गरज सुनाई देती हो। हम समझ रहे थे कि इफ्तिखार को सारी हकीकत मालूम है, क्योंकि इसकी माँ ऐसा तासर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो। मरियम को भी अब रह रहकर इस पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हम गरीबों के साथ क्या किया जा रहा है। हाँ, क्या अपने भी ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। उधर फूफो इस शादी को नाकाम बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी, तो उन्होंने शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन फूफो बड़ी बेटी के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म से कबल उन्होंने खामोशी से अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज देकर बोली, भाभी पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अम्मी ने कागज खोल कर पढ़ा। ये कुछ चीजों की फहरिस्त थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतालबा था। ये पढ़कर अम्मी के हाथ कांपने लगे। मुंह खुले का खुला रह गया। अम्मी ने कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है। अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चलेंगे। आज मेहंदी का दिन है। इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं, क्योंकि अपनी और अपनी हमारी इज्जत से खेल रही हो। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो भाभी, मुझे मालूम है भाईजान मरहूम ने अपनी जिंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे,
वो तुमने किस दिन के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान और शौकत दिखाने का। अरे भाई, इनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने कहा कि एक बेच दिया है तभी शादी के खर्चात पूरे हो रहे हैं, दूसरा कैसे बेच दो? इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगवा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे भाई, जो चीजें दुल्हन लाएगी इनको वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास पहले ही अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। अम्मी इससे ज्यादा सुन ना सकी, वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी को रोता पाकर मैं इनके पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने फूफो से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, थोड़ी देर में मैं अपने शोहर से बात करती हूँ। मरियम ने एक तरफ मायूं बैठी थी, इसकी सहेलियां पास थी। मैंने इनको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया कि जरूरी बात करनी है। मरियम को बताया कि फूफो प्लाट हथियाना चाहती है। वो कहती है जहेज में कोई काम की चीज नहीं, बेटी को प्लाट दे दो। तुम क्या कहती हो? मरियम का जर्द चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाने इसके बदन में इस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुमने प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज देकर इज्जत से रुखसत कर दो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है, क्या अपने महरूम भाई की बेवा के साथ एक नंद ऐसा सलूक कर सकती है? ये सुनकर मरियम ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ जाकर फूफू से बात। नीयत खराब थी तो इस मरहले तक क्यों पहुंचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती है। मरियम की खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा ना बनाओ, जरा सब्र से काम लो। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर दूसरे कमरे में जाकर मैंने इफ्तिखार को फोन किया। इसने कहा कि आप फहरिस्त का कागज लेकर मेरे पास आ जाए। मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शोर को कहा, 1 मिनट को दूल्हा के घर जाना है। गाड़ी खड़ी थी। आधे घंटे में हम इफ्तिखार के सामने बैठे थे। इसने कागज पर नजर डाली, फिर कलम और कागज निकाला और मेरे शोर से कहा, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। फूफो जान, आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, रेफ्रिजरेटर, हत्ता की कार तक जहेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको डिफेंस में मेरे लिए 2 कनाल की कोठी खरीदना होगी, जहां मैं अपने बाहरी जहेज को सजाऊंगी। इस घर में सिर्फ मैं और इफ्तिखार रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं, फकत मरियम। इफ्तिखार ने कहा, ये खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ये तहरीर मरियम की तरफ से फूफो को पहुंची तो वो चकरा गई। दौड़ी हुई बेटे के पास गई कि देखो इन लोगों की शराफत। एक तो गुर्बत के बावजूद हम इनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से इनके ऐसे नखरे। इतनी बड़ी शर्त लगा दी। इफ्तिखार ने आपे से बाहर होती माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक फहरिस्त मानी जान को दी है। उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी के शोहर आए थे, वो कह के गए हैं, बेटा जो फहरिस्त तुमने भिजवाई है हम सब इशारा दे रहे हैं, फिक्र मत करें। तो अम्मी जान, जब गरीब होकर वो अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिब हैसियत होते हुए इनका एक मुतालबा क्यों ना माने। हम अपनी ये कोठी मरियम के नाम कर देते हैं। हरगिज नहीं बेटा, क्या हमको दरबदर करने का इरादा है? ठीक है, तो फिर ना हम इनसे कुछ लेते हैं और ना इन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाएगी। मुझे सिरे से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है मरियम की शादी। हमारी क्या जगह सही होगी, जो इनकी होगी। रुखसती में 2 दिन बाकी हैं। अम्मी जान, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। इफ्तिखार के वालिद ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। बेगम जी ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम अज़ कम अपने मरहूम भाई का ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने फूफो को हार मानना पड़ी। निकाह तमाम मर्दों के दरमियान हुआ। इफ्तिखार ने निकाह नामे पे ये भी लिखवा दिया कि अगर खुदा न ख्वास्ता लड़की को तलाक हो गई तो दूल्हा 50 तोला सोना और कोठी लड़की को देगा, और अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी गजीब पहुंचा तो दुल्हन के विरसा कानूनी चाराजोई के मिजाज होंगे। इस शर्त का इल्म फूफो को बाद में हुआ। वो खूब चलाई तो बेटे ने कहा, अक्सर झेज न लाने पर ससुराल में बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, लिहाजा मैंने इस रुझान का हौसला शिकने की खातर ये लिखवा दिया है। ये फूफो के लिए सख्त तौहीन का बायस था, मगर अब सब्र का घूंट पीना ही था। मरियम को भी हमने समझा दिया कि इफ्तिखार बेकसूर है, इसकी नीयत में कोई खोट ना था। फूफा की सोच भी सही थी, लिहाजा अब तुमने ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत व इखलाक से पेश आना है।
پھپھو کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کرنا۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے۔ تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ واقعی غلطی پر تھی۔ مریم کو سینے سے لگا لیا۔ اب ایک پال اس کے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کہ کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ گئی تھی۔ پھپھا نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو۔ مجھے تم جیسے بیٹے پر فخر ہوتا ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فہرست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھوپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بعد میں پھپھو نے اپنے کیے کی امی سے بھی معذرت کر لی اور امی نے انہیں معاف کر دیا۔ آج ہم سب ایک ساتھ